स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा। सो प्लीज कंसिडर इट। मनोज ने जब से नितिन को इस मॉल के अतीत के बारे में बताया था, तब से नितिन के मन में एक डर आ गया था और डर आना स्वाभाविक भी था। और अगर नितिन की जगह कोई और होता तो शायद वो एक पल भी इस मॉल में ड्यूटी करने को ना मानता। क्या थी वो एक चीज जो नितिन के इस डर से भी ज्यादा थी, जिसकी वजह से नितिन निडर हो गया था? शायद वो चीज थी प्यार। प्यार अपनी बेटी स्नेहा से और अपनी पत्नी निशा से। वो उनकी ये खुशियां अपने एक डर की वजह से छीनना नहीं चाहता था। उसके साथ जो भी होगा उसके लिए वो तैयार था। नितिन मॉल में आता है और फिर से राउंड लगाता है। मॉल में एक अजीब सी चुप्पी थी और नितिन इस चुप्पी से अब अनजान नहीं था। उसके कदमों की आवाज पूरे मॉल में गूंज रही थी। कभी कभी ये गूंज के साथ अजीब सी आवाज आती जो मॉल में किसी के होने की मौजूदगी का एहसास करवाती। नितिन इन सब बातों पर अब ध्यान नहीं देता और बस मॉल में राउंड लगाता रहता है। इसी बीच उसे कई बार लगा कि उसके सामने से कोई भाग कर गया। किसी ने उसे पीछे से आवाज लगाई। एक कोने में कोई कुछ फुसफुसा रहा है और एक ठंडी हवा का झोंका उसे बार बार छू कर गुजर रहा है। नितिन का यह डर उसके परिवार के प्रेम के सामने हार चुका था। नितिन अब वो नहीं था जो अपनी समस्याओं से दूर भागता था या हमेशा अपने हालातों को दोष देता था। कभी कभी मॉल से आती कुछ भयानक आवाजें और सपने में देखे कुछ दृश्य उसके दिल में डर पैदा करने की कोशिश करते, पर नितिन तब अपनी आंखें बंद करके अपनी बेटी स्नेहा को याद करता और फिर उसके अंदर हिम्मत आ जाती। नितिन आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और अपनी घड़ी की ओर देखता है। 2 बजने वाले होते हैं। वो आराम से बैठकर बस आसपास देखता रहता है। अदृश्य शक्तियां बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की कोशिश कर रही थी, पर नितिन एक बेडोल पर्वत जैसे बस बैठा रहा। उसके चेहरे पर ना तो डर दिख रहा था और ना ही बेचैनी। वो शक्तियां उसे नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। बार बार उसे ऐसा लगता कि कोई बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा है, पर वो उसके पास नहीं आ पा रहा था, जैसे नितिन के पास कोई अदृश्य ढाल है। नितिन को लगता है कि उसकी निडरता इतनी ज्यादा है कि हमेशा वो शक्तियां जो उसे नुकसान पहुंचाने आती हैं वो दूर चली जाती। पर शायद बात कुछ और थी। खैर, बैठे बैठे 3 बज गए, जिसके बाद सब शांत हो गया। नितिन ने मन में सोचा, जो शायद मनोज कह रहा था वो सच है कि 3 बजे के बाद ये ताकतें कमजोर हो जाती हैं। नितिन ने चैन की सांस ली और कुछ देर वहीं बैठे रहने के बाद मॉल में एक और राउंड लगाया। राउंड लगाने के बाद नितिन ने बाहर मनोज के पास जाने का सोचा। वो बाहर निकला और उसके पास गया। मनोज इस बार सो नहीं रहा था, बल्कि जाग रहा था और चिंतित दिख रहा था। नितिन, ठीक तो ना तुमने कुछ महसूस किया दोबारा? नितिन को देखते ही मनोज ने कहा। मनोज के इन सवालों की बौछार को शांत कराते हुए नितिन कहता है, हाँ मनोज, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और हाँ, आज मैंने बहुत कुछ महसूस किया, पर मैं डरा नहीं। शायद इसी वजह से वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाए। मनोज ने चिंतित होते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, पर नितिन, अगर ये सब रोज रोज होगा तो? मनोज अभी इतना बोल ही रहा था कि नितिन ने उसकी बात को काटते हुए कहा, रोज रोज होगा तो मुझे आदत पड़ जाएगी। मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ सहने को तैयार हूं।
नितिन का अपने परिवार के लिए इतना प्यार देख मनोज भावुक हो उठा, पर उसकी चिंता कम नहीं होती, क्योंकि उसे पता था कि आत्माएं कुछ भी कर सकती हैं। यह सब उस जादूगर की गलती है, वही कर रहा है ये सब। जब से उसका वो कमरा खुला और उसकी शैतानी शक्तियां आजाद हुई, ये सब भूतिया घटनाएं और बढ़ गईं। मनोज ने चिढ़ते हुए कहा। नितिन हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, छोड़ो, जब तक मैं उनसे डरूंगा नहीं, वो कुछ मेरा बिगाड़ नहीं पाएंगी। नितिन की आवाज में उसकी निडरता झलक रही थी, जिस पर मनोज ने कहा, अच्छा है नितिन, पर तुम इन शक्तियों को कम मत आंको। कहते हैं इन शक्तियों को अगर मुक्ति नहीं मिलती तो ये और ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं, और यहां पर हुई इन मौतों, मुझे तो काफी चिंता होती है तुम्हारी। नितिन ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, मनोज, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हुआ तो तुम हो ना। नितिन के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आई, जिसे देखकर मनोज भी मुस्कुरा उठा, और वो फिर दोनों इस बात को बदल कर इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। सुबह हो जाती है। नितिन अपनी ड्यूटी खत्म कर अपने कमरे में जाता है। अब उसे इतनी ज्यादा चिंता नहीं हो रही थी। नितिन को लग रहा था अपनी समस्याओं का डटकर सामना करने की वजह से उसे कुछ भी नहीं होगा, पर वो ये नहीं जानता था कि ये समस्या बाकी समस्याओं की तरह आम नहीं है। स्नेहा को स्कूल छोड़कर वो अपने कमरे में वापस आता है, जहां निशा कुछ चिंतित बैठी हुई थी। नितिन उसके पास आया और उसने पूछा, क्या हुआ निशा, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? जिस पर निशा कुछ देर शांत रही और फिर हिचकिचाते हुए बोली, क्या आपको लगता है यहां कुछ है? नितिन को कुछ समझ नहीं आता। वो पूछता है, क्या कहना चाहती हो निशा, साफ साफ बोलो। जिस पर निशा बताती है, क्या आप रोज रात को हमारे कमरे के पास से गुजरते हो और रात को दरवाजा खोलकर चले जाते हो? यह सुनकर नितिन चौंक गया और पूछने लगा, क्या? मैं रात को यहां आता ही नहीं हूं, तुम ये क्या बोल रही हो? निशा ये सुनकर और चिंतित हो गई। उसने कहा, मतलब जो मैं सोच रही थी वो सच है। नितिन भी बेहद चिंतित हो गया था। निशा की आंखों में नितिन को डर साफ साफ दिख रहा था। नितिन को लगा सब ठीक हो गया, पर शायद ये तो अभी शुरुआत थी। नितिन को शांत देख निशा कहती है, रोज रात को हमारे कमरे के पास से कोई गुजरता है और उसकी मौजूदगी मुझे बहुत डराती है। दिल सहम जाता है मेरा। मैं रात को कमरा बंद करके सोती हूँ, पर जैसे ही सुबह उठती हूँ तो वो खुला होता है। पहले मुझे लगता था कि शायद आप हो, कभी कभी रात को आते हो। मुझे डर लग रहा है। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर आप आते भी हो तो कमरा अंदर से बंद होता है, कैसे खुलता है कमरा, कौन है वो? नितिन ये समझ जाता है कि उसे अब निशा से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, और वो उसकी पत्नी है, उसके दुख सुख की साथी, उससे तो बिल्कुल भी नहीं। इतने वक्त से जो चुप्पी नितिन ने सांधी हुई थी उसे तोड़ देता है और निशा को सब कुछ बताता है। मॉल के अतीत से लेकर मॉल में दिखी उन डरावनी आकृतियों के बारे में भी। निशा सुनकर बिल्कुल मौन हो गई। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे उसके लिए इन सब बातों पर यकीन कर पाना थोड़ा सा कठिन है। उसकी आंखें नम हो गई। नितिन अपनी जेब से रुमाल निकाल उसके आंसुओं को पोंछता है और कहता है, निशा, क्या तुम रो रही हो? क्यों रो रही हो तुम? निशा, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। निशा रोते हुए कहती है, मुझे डर से ज्यादा दुख है। दुख इस बात का कि आपने इतना सब अकेले सहा, मुझे बताया भी नहीं। मैं आपकी पत्नी हूं। हमने 7 फेरे लिए हैं, हमने दुख सुख में साथ रहने का वचन लिया, और हर हालातों में मैं आपके साथ खड़ी रही हूं, और ये सब आप अकेले सहते आए। निशा की यह नाराजगी जायज थी। मुझे माफ करना निशा, मैं तुम्हें चिंतित नहीं करना चाहता था।
पहले मेरी वजह से हमें इतना कुछ सहना पड़ा। मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। नितिन शर्मिंदा होते हुए कहता है। दोनों एक दूसरे को समझाते हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक थे। अब क्या करना है आगे वो दोनों यही सोचने लग जाते। हमें जगह छोड़ देनी चाहिए और आप ये नौकरी छोड़ दो, निशा कहती है। अच्छा छोड़ दूं, और फिर कहाँ जाएं? नितिन ने पूछा। कहीं भी जाएंगे पर यहां नहीं रहेंगे। हमारी बेटी है एक, अगर भगवान न करे उसे कुछ हो गया तो? निशा ने चिंतित होते हुए कहा। नितिन को यह एहसास हुआ, उसको यह समझ आ गया कि निशा की बात सही है। वो ये फैसला करता है कि वो अब यहां नहीं रहेंगे। खाना खाकर नितिन किसी कमरे की तलाश में निकल जाता है। वो मनोज को फोन करता है और सारी बात बताता है, जिस पर मनोज उसे कुछ जगहों के बारे में बताता है जहां उसे कमरा मिल सकता है। जगह जगह जाकर कमरा देख रहा था, पर सबके किराए बहुत ज्यादा थे और सब एडवांस में पैसे मांग रहे थे, जो देने के लिए नितिन के पास थे नहीं। नितिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो एक जगह से दूसरी जगह बस भटक रहा था, और ऐसे भटकते भटकते शाम हो गई। मौसम भी बदलने लगा। घने बादलों ने आसमान को ढक लिया। बारिश होने की पूरी संभावना थी। नितिन जल्दी से वापस अपने कमरे की तरफ जाता है, जहां निशा धोए हुए कपड़ों को रस्सी से उतार रही थी। नितिन कमरे के अंदर आता है। उसे स्नेहा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। स्नेहा कहाँ है? वो निशा से पूछता है, जिस पर निशा कहती है, वो आई नहीं अब तक। नितिन ने चिंतित होते हुए पूछा, आई नहीं? कहाँ गई है वो? वो पिछले कुछ दिनों से जो उसके नए दोस्त बने ना, उनके साथ जाती है पार्क खेलने। अभी भी वहीं पर गए हैं। जैसे स्कूल से आई, कपड़े बदल कर खाना खाकर चली गई खेलने। निशा ने कहा। क्या तुमने उनके दोस्तों को देखा? नितिन ने पूछा, जिस पर निशा नाम में सिर हिलाती है और कहती है, स्नेहा ने बताया था कि उसके 3 दोस्त हैं जो ही पास में रहते हैं और वो उनके साथ खेलती है। बच्चे हैं तो मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं। नितिन भागकर पार्क की तरफ जाने लगा। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। नितिन बहुत चिंतित था और बस भागता हुआ पार्क की तरफ बढ़ता जा रहा था। हाफता हाफता वो पार्क के सामने पहुंचा, जहां पर उसने देखा पूरा पार्क खाली पड़ा है। बस नेहा वहां एक जगह बैठी दूसरी और मुंह किए किसी से बातें कर रही है, पर नितिन को वहां कोई दिख नहीं रहा। नितिन स्नेहा की तरफ बढ़ने लगा कि एकदम से स्नेहा ने अपना सिर पीछे किया और अजीब तरह से नितिन को देखने लगी। तभी जोर की बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। स्नेहा वहीं बैठे बस एकटक नितिन को घूर रही थी। एक पल के लिए नितिन डर गया, पर बिना ज्यादा कुछ सोचे वो भागकर स्नेहा के पास गया और उसे उठाकर वापस कमरे की ओर भागा। वो दोनों पूरे गीले हो चुके थे। नितिन ने कमरे में पहुंचते ही स्नेहा को डांटना शुरू किया। स्नेहा बेटा, ये क्या है? किसके साथ खेल रही थी वहां? पता है बारिश होने वाली है, तुम्हें घर आ जाना चाहिए। हम कितने चिंतित हो रहे थे। पहली बार नितिन ने स्नेहा को डांटा, पर स्नेहा पर इसका कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस एक टक नितिन को घूर रही थी। निशा स्नेहा को नहलाने के लिए ले जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। नितिन और निशा बारिश की उन गिरती बूंदों को देखकर सोच रहे थे कि अब क्या करें और कहां जाएं। तभी नितिन को मनोज का फोन आता है और वो उससे पूछता है कि क्या उसे कोई कमरा मिला, जिस पर नितिन उसे सारी बात बताता है। मनोज भी चिंतित हो जाता है। वो बस ये सोच रहा था कि कैसे वो नितिन की कोई मदद कर सके। नितिन के ड्यूटी पर जाने का समय हो जाता है। निशा उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, पर नितिन ये कहकर चला जाता है, तुम चिंता मत करना, कोई भी बात हो मुझे फोन कर देना। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नितिन मॉल में राउंड लगा रहा था। सब कुछ अब पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। वो
ऊपर से खिड़कियों पर पड़ती बारिश की बूंदें उस माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। नितिन को फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। सर्द हवाएं फिर उसके जिस्म को स्पर्श करके गुजरती है, पर वो इन बातों पर ध्यान न देते हुए बस अपना काम कर रहा था। कुछ देर बाद नितिन जाकर कुर्सी पर बैठ गया, जहां उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोग भागते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं, पर कोई अदृश्य शक्ति बार बार ढाल बनकर उसे बचा रही है। कौन है ये और क्यों बचा रही उसे, ये नितिन को समझ नहीं आता। पिछले कुछ दिनों से उसके साथ जो भी हो रहा है वो सब उसे बस एक बुरे सपने की तरह लग रहा है, जो टूटने का नाम नहीं ले रहा। अपने ख्यालों में उलझा नितिन अपने सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसका फोन बजता है। नितिन बेहद डर जाता है। कहीं ये फोन निशा का तो नहीं, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। वो डरते डरते फोन उठाता है। सामने से निशा उसे रोते हुए बताती है कि स्नेहा को बहुत तेज बुखार है। नितिन भागकर सीधा अपने कमरे में जाता है, जहां वो देखता है कि स्नेहा कांप रही थी। उसका शरीर किसी तेज आग की भट्टी की तरह तप रहा था। शायद गीली होने की वजह से स्नेहा को तेज बुखार आ गया था। नितिन स्नेहा को गोद में उठाता है और निशा के साथ डॉक्टर के पास जाता है। स्नेहा को डॉक्टर चेक करता है और बताता है कि इसे बहुत तेज बुखार है। वो कुछ दवाइयां लिखकर नितिन को देता है। नितिन पास के एक केमिस्ट की दुकान पर जाता है और दवाइयां लाता है। डॉक्टर स्नेहा को टीका लगा देता है और कहता है कि इन दवाइयों को 3 समय देना है, इससे ठीक हो जाएगी। बारिश अब तक शांत हो चुकी थी। वो स्नेहा को लेकर घर आते हैं। उसकी वो पूरी देखभाल करते हैं, पर स्नेहा की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। दिन ब दिन उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। इसके पीछे जरूर उन शक्तियों का हाथ है, पर वो ऐसे कैसे निष्कर्ष पे आ सकता था। आखिर में थक हार कर वो उसे बड़े अस्पताल में लेकर जाता है और वहां उसका इलाज कराने का सोचता है। अस्पताल में पहुंचकर उसे पता चलता है कि यहाँ की फीस बहुत ही ज्यादा है। बिना फॉर्म भरे और पैसे दिए डॉक्टर उसकी बच्ची को देखने के लिए तैयार ही नहीं थे। उसकी जमा कुंजी में इतने पैसे भी नहीं थे। बेबस नितिन अपने चचेरे भाई विकास को फोन लगाता है और उसे कुछ पैसे मांगता है, पर सामने से विकास टाल मटोल करता है, जिससे नितिन समझ जाता है कि वो उसकी मदद नहीं करना चाहता। क्या करूं, किससे मदद मांगूं, नितिन सोच ही रहा था कि तब उसे मनोज याद आता है। नितिन घड़ी देखता है। दोपहर के 2 बजने वाले थे। मनोज अभी सो रहा होगा। नितिन ने सोचा और थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने मनोज को फोन किया और सारी बात बताई। नितिन, तुम चिंता मत करो, मेरे से जितना बन पाएगा मैं उतनी तुम्हारी मदद करूंगा। रुको, मैं भी अस्पताल आता हूं, मनोज ने कहा, जिसे सुनकर नितिन को चैन की सांस आई। थोड़ी देर बाद मनोज पैसे लिए नितिन के पास आ गया और उसे पैसे देते हुए कहा, माफ करना नितिन, अपनी हैसियत के अनुसार मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूं। हालांकि पैसे अभी भी कम पड़ रहे थे। नितिन इस बात से खुश था कि मुसीबत से लड़ने के लिए वो अकेला नहीं है। अरे तुम मैनेजर साहब से मदद क्यों नहीं मांग लेते, वो तुम्हारी मदद कर देंगे, मनोज ने नितिन से कहा। नितिन संकोच करता है, पर उसे पता था कि वो एक बहुत ही दयालु आदमी है, पर बार बार उनसे ऐसे मदद मांगना उसे सही नहीं लग रहा था। निशा नितिन के पास आती है और कहती है, मांग लीजिए ना, बाद में चुका देंगे धीरे धीरे, हमारी बच्ची का इलाज बहुत जरूरी है। नितिन स्नेहा को देखता है और सीधा मैनेजर को फोन लगा देता है और उन्हें सारी समस्या बताता है। जैसे मैनेजर को पता चला कि स्नेहा बीमार है, वो नितिन से कहता है, नितिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी अस्पताल आता हूं और तुम स्नेहा के इलाज की कोई भी टेंशन मत लो, उसका जितना इलाज होगा मैं करवाऊंगा, ठीक है, मैं बस आता हूं थोड़ी देर में। मैनेजर की बात सुन नितिन भावुक हो गया और बार बार मैनेजर को धन्यवाद करने लगा। नितिन के लिए मैनेजर एक भगवान का दूत है जो हर बार उसकी सहायता करता है। थोड़ी देर बाद मैनेजर खुद आए। नितिन, निशा और मनोज उनका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि हम आपका यह एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। जिस पर मैनेजर कहता है, नहीं नहीं, एहसान की क्या बात करते हो, नितिन एक अच्छा आदमी है जो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है और उसके भविष्य की चिंता करता है। बाकियों की तरह उसे बोझ नहीं समझता। मेरी भी एक लड़की है,
और वो भी प्यारी है स्नेहा जैसे, और स्नेहा को मैं अपनी बेटी की तरह ही देखता हूँ। नितिन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है, मैं हूँ। इतना कहकर मैनेजर फॉर्म भरकर पूरे पैसे जमा कर देता है और डॉक्टर से कहता है कि इसका अच्छे से इलाज करना। थोड़ी देर बाद मैनेजर चले जाते हैं, पर जाने से पहले नितिन को कुछ दिनों की छुट्टी दे देते हैं ताकि वह अस्पताल में रहकर स्नेहा की अच्छे से देखभाल कर सके। स्नेहा की हालत पहले से ठीक होने लगी थी, पर अभी भी उसे कुछ दिन अस्पताल में रहने की जरूरत थी। ऐसे ही एक रात नितिन अस्पताल में बैठा था और आसपास देख रहा था। अस्पताल को देखकर उसे वो दिन याद आने लगा जब स्नेहा का जन्म होने वाला था। धीरे धीरे वो उन अतीत के पन्नों को पलटने लगा और याद करने लगा उन यादों को, जो कहीं अच्छी भी थी और कहीं बुरी भी। पर ये यादें क्या थी और क्या हुआ था अतीत में, ये जानेंगे हम अगले भाग में। भाग 6, बेटी एक अभिशाप। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मैं जानता हूं एपिसोड थोड़े से डिले हो रहे हैं, पर इसके पीछे एक कारण है और ये कारण आपको 1 मार्च को पता चल जाएगा, क्योंकि 1 मार्च को मैं लॉन्च कर रहा हूं खुद का एक शो। ये भी मेरे शो है, पर वो एक वीडियो शो होगा। अब तक मैं अकेले ही काम करता हूँ, स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, सारा कुछ। पर अब से मेरे पास एक टीम होगी और उनके साथ मिलकर मैं शुरू कर रहा हूँ एक खुद का शो, हॉरर नाइट विद वीके रावत। और ये ऑडियो नहीं बल्कि वीडियो पॉडकास्ट होगा, जो कि यूट्यूब, स्पॉटिफाई, फेसबुक हर जगह होगा। इन दिनों मैं उसके एपिसोड्स को शूट करने में काफ़ी बिजी चल रहा था, इस वजह से मैं इस एपिसोड पर टाइम नहीं दे पाया। पर मैंने काफ़ी बल्क में उसके 3-4 एपिसोड बना लिए ताकि मैं अपने हॉरर टेप पर भी ध्यान दे सकूं और हॉरर नाइट विद वीके रावत पर भी। उसके एपिसोड स्पॉटिफाई पर भी आएंगे, वो भी हॉरर टेप पॉडकास्ट पर। और डोंट वरी, द सर्कस खत्म होने के बाद ट्रेन टू अनदर वर्ल्ड हम कंटिन्यू करेंगे। अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आईडी है एक कहानीकार, और वहाँ पर ही इसका ट्रेलर मैं ड्रॉप करूँगा। 1 मार्च को कुछ अलग करते हैं। अगर मैं आपसे 1 to 1 बात करूँ तो जब मैंने पॉडकास्टिंग शुरू की थी तब ये मेरे लिए एक गोल था। मैं सोचता था कि कोई टाइम आएगा जब मैं ये करूँगा, और फाइनली वो टाइम आ चुका है। मैं एपिसोड्स को रिकॉर्ड कर चुका हूँ और सब कुछ अगर सही रहा तो 1 मार्च को पहला एपिसोड ड्रॉप करेंगे। आपके प्यार की ज़रूरत होगी, ज़रूर दीजिएगा। मैं वीके रावत फिर मिलूंगा आपको नए एपिसोड के साथ और इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और सुनते रहें द सर्कस, ओनली ऑन हॉरर टेप। I know that the paranormal is real.